विल स्टार्ट विथ सबलीज, जो बाकी बचा है सबलीज खत्म करते हैं, और छोटे छोटे 2-3 टॉपिक कर सकते हैं, या इनकम टैक्सेस। दोपहर में इनकम टैक्सेस नहीं उठाएंगे, थोड़े छोटे 2-3 टॉपिक्स करेंगे, आधे आधे घंटे के 3 टॉपिक्स करेंगे क्विकली। वो IS 8 हो सकता है, IFRS 8 हो सकता है, IS 21 हो सकता है, वो ऐसे टॉपिक्स करेंगे कुछ। सबलीज, सबलीज बात बिल्कुल सिंपल होती है। एक होता है हेड लेसर, एक होता है लेसी, जिसको सब लेसी कहा जा सकता है या सब लेसर कहा जा सकता है, ठीक है। इंटरमीडिएट लेसर, ये लेसी भी होता है, और इसको कहते हैं इंटरमीडिएट लेसर, एंड होता है सब लेसी, अल्टीमेट लेसी। हेड लेसर, यहां पे लेसी को कुछ प्रीमाइसेस या ऐसे कोई एसेट लीज पे देता है, अल्टीमेटली वो इसे सबलीज कर देता है। दिस इज प्राइमरी लीज एंड दिस इज सेकेंडरी लीज और सब लीज, आई वुड से। यहां पे हेड लेसर जो होता है, इसका अकाउंटिंग जो वो करेगा, ये लेसर की पर्सपेक्टिव से जो अकाउंटिंग होगा वो करेगा। इसमें वो फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, इसके बीच में वो क्या करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा एंड अकॉर्डिंगली उसका अकाउंटिंग करेगा। लेसी जो है, ये उसके बुक्स में दो अकाउंटिंग करता है। पहले तो करता है एज लेसी करेगा फॉर कॉन्ट्रैक्ट 1, वो करेगा यहां पे ROU एसेट रिकॉग्नाइज एंड लीज लाइबिलिटी। एवरीबडी इज विथ मी, सिंपल है अकाउंटिंग। यहां पे पहले कॉन्ट्रैक्ट के पर्सपेक्टिव से लेसर फाइनेंस लीज करेगा या ऑपरेटिंग लीज करेगा, वॉट इट मे बी। जो इंटरमीडिएट लेसर है या लेसी है पहले कॉन्ट्रैक्ट का, वो अपने बुक्स में ROU एसेट और लीज लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। ये अल्टीमेटली जब सबलेसी को सबलीज करता है, अल्टीमेटली लेसी को, सबलेसी को, तो इस केस में ये एक और अकाउंटिंग करता है एज लेसर। तो यहां पे वो बाइफरकेट करेगा बिटवीन फाइनेंस लीज एंड बाय ऑपरेटिंग लीज। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिस क्या होना चाहिए ये पॉइंट है। अदरवाइज इसमें कुछ अकाउंटिंग जैसे है नहीं, जो भी अकाउंटिंग था वो पहले से ही देखा था हमने। लेसी करके वो अकाउंटिंग रहेगा, वो तो ROU एसेट कैसे मेजर करनी है पता है, लेसी लीज लाइबिलिटी का अकाउंटिंग कैसे वो भी पता है, am I right? अगर वो सबलीज करता है तो यहां पे एज अ लेसर अकाउंटिंग करना पड़ेगा। उस लीज कॉन्ट्रैक्ट का, सेकेंड लीज कॉन्ट्रैक्ट का, सबलीज कॉन्ट्रैक्ट का, उसको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, am I right? तो वो फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज के बीच में जो क्लासिफिकेशन होता है, उसके लिए हमारे पास 5 कंडीशंस हैं। वेदर ऑटोमेटिक ट्रांसफर, ये जनरली नहीं होगा। बार्गेन परचेज ऑप्शन जनरली नहीं होगा, क्योंकि लेसी वैसे भी वो इंटरमीडिएट लेसर लेसी है पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसके पास खुद ही के पास एसेट नहीं, तो वो ऑप्शन वो तीसरे पर्सन को क्यों देगा, मुश्किल है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो क्लासिफिकेशन जो है वो बाद के जो 2 कंडीशन है उसके ऊपर करेगा। मतलब वेदर लीज टर्म इज सब्सटेंशियली इक्विवेलेंट टू द लीज्ड एसेट। अब लीज्ड एसेट का लाइफ जो है वो कौन सी लीज्ड एसेट है, ROU एसेट इज लीज्ड। ये जो ROU एसेट है उसको सब लीज किया है, उसका अंडरलाइंग एसेट का लाइफ नहीं देखेंगे। उसके अंडरलाइंग एसेट बिल्डिंग हो सकती है जिसकी लाइफ 30 साल हो, उसकी रेफरेंस से फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज ये नहीं होता। बात समझ में आ रही सबको मेरी? जो रेफरेंस एसेट के लाइफ का लेते हैं
वो उसकी अंडरलाइंग एसेट हो सकती है, ये बिल्डिंग हो, बिल्डिंग का लाइफ हो 30 years, बट आरओयू एसेट का लाइफ है लेट्स से 10 years। तो ये फाइनेंस या ऑपरेटिंग लीज का क्लासिफिकेशन इसकी रेफरेंस से होगा, ना कि बिल्डिंग के लाइफ से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस, इससे ज्यादा बाकी अकाउंटिंग है ही नहीं, वो तो बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग है। सबलीज का पीरियड अगर 10 साल है, लैंड दैट इन दैट, क्या सॉरी क्या कहा? सर इसकी जगह लैंड होगी तो भी ओवर द ऑपरेटिंग लीज पीरियड क्या डेप्रिशिएट होगा, लैंड होगी और तो। लैंड भी हो या बिल्डिंग भी हो, इसकी लैंड की लाइफ है इनडेफिनिट है, या लेकिन आरओयू एसेट 10 years का है, तो यहां पे इंटरमीडिएट लेसर जो करेगा उसका रेफरेंस पॉइंट इसका लाइफ रहेगा, लैंड का लाइफ नहीं रहता है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, अंडरस्टूड। ये लाइफ जो है इस अंडरलाइंग एसेट का, ये काम का नहीं है सबलीज के लिए। ये तो हेडलेसर अपने बुक्स में कंपेयर कंसिडर करेगा फॉर क्लासिफाइंग दैट लीज एज अ फाइनेंस लीज और सबलीज इन हिज बुक्स, हेडलेसर के बुक्स में। सबलेस या इंटरमीडिएट लेसर जो है वो अपने बुक्स में जब एज अ लेसर अकाउंटिंग करता है फॉर सबलीज कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके केस में वो जब लाइफ कंसिडर करेगा फॉर क्लासिफाइंग दैट लीज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग, दैट विल बी द लाइफ ऑफ आरओयू एसेट एंड नॉट द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, वो ध्यान में रखना। उतना ही है, बाकी अकाउंटिंग बिल्कुल सिंपल है। फाइनेंस लीज है तो आरओयू एसेट डी रिकॉग्नाइज होगी, लीज लाइबिलिटी वैसे की वैसे रहेगी, आरओयू एसेट डी रिकॉग्नाइज होगी, लेकिन सबलेसी से जो पैसे मिलने वाले हैं वो लीज रिसीवेबल्स। तो इंटरमीडिएट लेसर के बुक्स में क्या बच जाता है? कॉन्ट्रैक्ट 1 हेड लीज कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लीज लाइबिलिटी बचती है, और सबलीज कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लीज रिसीवेबल्स आते हैं बुक्स में। तो लीज लाइबिलिटी, लीज रिसीवेबल्स, उसका अकाउंटिंग सब्सिक्वेंटली होगा। ऑपरेटिंग लीज है तो इंटरमीडिएट लेसर के बुक्स में दोनों आरओयू एसेट और लीज लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगा। सबलीज कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी रेंटल इनकम है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉग्नाइज हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। यहां पे अकाउंटिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्लासिफिकेशन जो है वो भी डिफिकल्ट नहीं है, उसका रेफरेंस पॉइंट ध्यान में चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट सबलीज पीरियड का अंडरलाइंग एसेट इज आरओयू एसेट, उसका लाइफ रहना होना चाहिए इन ऑर्डर टू क्लासिफाई दैट सबलीज बिटवीन फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, सेल एंड लीज बैक में दिस इज अ वेरी अनकॉमन ट्रांजैक्शन। आई मीन थोड़े होते हैं, बट लीज कॉन्ट्रैक्ट जितने कॉमन होते हैं उतने सेल एंड लीज बैक के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सेल एंड लीज बैक में क्या होता है? पहले तो एक सेलर होता है, उसको पैसे की जरूरत होती है। देखिए, ये ध्यान से सुनिए, ट्रांजैक्शंस क्यों होते हैं इस तरीके के। ये सेलर को पैसे की जरूरत होती है, उसके पास एसेट है, लेकिन वो क्या करता है? वो बेचता है बायर को वो एसेट। बायर क्या करेगा उस एसेट का? बायर को एसेट की जरूरत नहीं है, एयरक्राफ्ट है, बायर बैंक है और सेलर एक एयरलाइन कंपनी है। एयरक्राफ्ट अगर सेलर ने बैंक को बेचा तो बैंक क्या करेगी? बैंक का काम ही नहीं है एयरक्राफ्ट उड़ाने का, वो तो काम एयरलाइन कंपनी का है। लेकिन उनको क्या चाहिए? एयरलाइन कंपनी को पैसे चाहिए, तो वो बेचते हैं और वो एसेट को लीज बैक करते हैं। दिस कुड बी अ फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन, दिस कुड बी अ फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन। जो एयरक्राफ्ट सेलर बेच रहा है बायर को, वो एयरक्राफ्ट असल में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो ही नहीं रहे। इट इज जस्ट अ हाइपोथिकेशन ऑफ दैट एसेट विथ बैंक्स, so that bank can consider that asset for repossession immediately if seller defaults on the repayment of loan। तो ये एक तरीके का एक अरेंजमेंट है कि मैं मेरी एसेट बेचता हूं, एसेट मेरे पास ही रहेगी, आपके नाम पे हो जाएगी, आप मुझे पैसे दे दो, वापस मैं उसको लीज रेंटल की तौर पे लौटाऊंगा। सेल एंड लीज बैक, एक तीर में कई निशान साधे जा सकते हैं इस ट्रांजैक्शन से। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट तो हो ही जाता है। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, यहां पे एक एसेट सेल हायर अमाउंट को की जा सकती है, उसकी फेयर वैल्यू के अमाउंट तक या उससे ज्यादा अमाउंट में बेची जा सकती है। अब ज्यादा अमाउंट में बेची तो प्रॉफिट आएगा बुक्स में,
प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, सेल है नहीं असल में, फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन है, बट मैं हायर अमाउंट को बेचता हूं तो मुझे पैसे भी ज्यादा मिलते हैं लोन की तौर पे। सेकंड उसका फायदा यह होता है कि प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होता है बुक्स में। अगर एसेट मैंने बेची है ऐसे दिखाया तो एसेट का ट्रांसफर हुआ है, उसको लीज बैक जब करता हूं तब जाहिर सी बात है जिस बैंक को मैंने वो एसेट एयरक्राफ्ट बेचा है वो मुझे वो एयरक्राफ्ट जब वापस लीज बैक करेगा, he will try to recover the entire amount he has given me as a loan. Am I right? With interest. इसका मतलब लीज रेंटल्स कुछ ऐसे अमाउंट पे रहेंगे जो कि लोन अमाउंट उन्होंने मुझे दी है। हालांकि ट्रांजैक्शन का नेचर सेल है, बट इन सब्सटेंस मुझे उसने फाइनेंस किया है, तो उतना फाइनेंस का अमाउंट वो मेरे से वापस लेगा बाय वे ऑफ लीज रेंटल्स। उसी लीज रेंटल्स को जब मैं प्रेजेंट वैल्यू करता हूं तो लीज लाइबिलिटी एंड आरओयू एसेट आती है। Am I right? सो हायर द लोन अमाउंट, मतलब जितना सेल वैल्यू ज्यादा, मतलब जितनी लोन अमाउंट ज्यादा चाहिए उतना सेल वैल्यू रहेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट, जितना मैंने पैसे ज्यादा लिए हैं उतना रीपेमेंट ज्यादा, रीपेमेंट ज्यादा उसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा, तो मेरी एसेट का ओवर स्टेटमेंट होगा, लाइबिलिटी का ओवर स्टेटमेंट होगा, प्रॉफिट का ओवर स्टेटमेंट होगा, फाइनेंसिंग का फाइनेंसिंग भी हो जाएगा। एक तीर से 3 से 4 निशान यहां पे साधे जा सकते हैं अगर अकाउंटिंग इसी तरीके से किया तो। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है ये गलत प्रैक्टिस है और इसी के लिए एंटिटी सेल एंड लीजबैक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये वे, दिस मेथड इज नॉट अलाउड फॉर अकाउंटिंग द सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन। पहली बात तो यह चेक करनी है कि आप चेक कीजिए कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है क्या। कंट्रोल ट्रांसफर कैसे होता है? IFRS 15, whether customer has accepted the goods, risk and rewards have been transferred to the bank, whether bank has taken the risk and rewards, इंश्योरेंस वही कर रहा है, सभी चीजें वही कर रहा है, वो है तो कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है, वो है तो फिर सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन हो सकता है। लेकिन कंट्रोल ट्रांसफर अगर सेलर से बायर को ट्रांसफर ही नहीं हुआ कंट्रोल एज पर IFRS 15, IFRS 15 में हमने 5 इंडिकेशंस देखे थे, याद है सबको? हमने 5, 3 ऊपर 2 नीचे ऐसे अलग अलग कलर के बॉक्सेस थे, इफ यू रिमेंबर। तो उसमें कंट्रोल कब ट्रांसफर हुआ उसके इंडिकेशंस दिए थे, वो चेक करेंगे हम वेदर कंट्रोल इज रियली ट्रांसफर्ड और नॉट। कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो बात ही खत्म, ये तो सेल एंड लीजबैक का ट्रांजैक्शन है ही नहीं। इस चैप्टर में, इस स्टैंडर्ड में उसकी ट्रीटमेंट नहीं आएगी। जो भी पैसा बैंक से लिया है उसको लोन दिखाओ, एसेट आपकी बुक्स में रिकॉग्नाइज रहेगी, उसका डेप्रिसिएशन चलता रहेगा, लोन अमोर्टाइज होगा based on IFRS 9, as simple as that. You don't have to worry about anything. Is everybody with me on this? ये आपकी एग्जामिनेशन में पूछेंगे नहीं, बट आपको ये लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा जाएगा सेल एंड लीजबैक का ट्रांजैक्शन, तो वो लिखा जाएगा दिस इज अ सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन एंड द ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर satisfies the definition of control as mentioned in IFRS 15। तो आप समझ लीजिए मुझे सेल एंड लीजबैक का अकाउंटिंग करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। जनरली ऐसा हो सकता है। अगर नहीं है, लिखा है कि डजंट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, तो क्या करना है? ये भी सिनेरियो आ सकता है। कम मार्क्स के लिए आएगा, सेल एंड लीजबैक आएगा तो ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा। डिफरेंशिएशन मार्किंग से करना पड़ेगा, कितने मार्क्स है उस बेसिस पे आपको डिसाइड, वो सब आएगा यहां पे एग्जामिनेशन में, समझ में आएगा आपको। जहां पे इट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एज पर IFRS 15, कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द एसेट, रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल लाइबिलिटी, डू नॉट रिकॉग्नाइज द एसेट, बैंक एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज करेगा। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, लोन गिवन बाय बैंक टू कंपनी, एयरलाइन कंपनी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये एसेट अगर ट्रांसफर हो चुकी है, मतलब इट सेटिस्फाई द डेफिनेशन और इट सेज दैट द कंट्रोल इज गेटिंग ट्रांसफर, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है, अब सेल एंड लीजबैक का ट्रांजैक्शन होगा। अब क्या होगा? ये जो बेचा है सेलर ने बायर को, यहां पे ये लीज बैक करेगा तो सेलर लेसी बन जाएगा, बायर लेसर बनेगा। ये ट्रांसफर 3 चीजों पे हो सकता है, एट फेयर वैल्यू,
सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। आइडियल नहीं होना चाहिए, कैसे हुआ क्या पता। इस केस में सेलर जो बायर को एसेट ट्रांसफर करता है, लेट्स से एयरलाइन कंपनी ने बैंक को एयरक्राफ्ट ट्रांसफर किया है, तो इसके 3 सिनारियोज आ सकते हैं। सिंपल सिनारियोज है जो आप भी जान सकते हो। लेट्स से कैरिंग वैल्यू ऑफ एयरक्राफ्ट जो है ये लेट्स से है 10 लाख, इसकी फेयर वैल्यू है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज लेट्स से 18 lakhs। ये फेयर वैल्यू है मार्केट में, लेकिन जब मैंने बेचा तो इसमें 3 सिनारियोज आ सकते हैं। सेल वैल्यू, एक सिनारियो आ सकता है एट फेयर वैल्यू। एग्जामिनेशन में आज तक दोनों सवाल जो आए एट फेयर वैल्यू के सेल के लिए आए। 18 लाख में उसको बेचा। दूसरा सिनारियो आ सकता है अबव फेयर वैल्यू, लेट्स से 20 lakhs। एंड तीसरा आ सकता है बिलो फेयर वैल्यू। एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में आपको दो 2-3 सवाल है, उसमें 18 lakhs है विच इज कंसिडर्ड एज एट फेयर वैल्यू। 20 लाख हमने जो एग्जांपल लिया है वो एट अबव फेयर वैल्यू है, बिलो फेयर वैल्यू का एग्जांपल नहीं है फिलहाल। तो ये दोनों चीजें करेंगे, इसका क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं अगर कुछ आता है इसमें तो ये 3 सिनारियोज है, ये 3 सिनारियो हम उसमें काम करेंगे। मैं चेक कर रहा हूं कि यहां पे कनेक्शन दोबारा से एस्टेब्लिश होता है या नहीं। एक्सप्लेन करने के लिए आसान होता है, कुछ लिखने के लिए मेरे सामने है तो हो तो गया है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कब तक चलेगा। एट फेयर वैल्यू, अबाउ फेयर वैल्यू एंड बिलो फेयर वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 सिनारियोज आ सकते हैं। अबाउ फेयर वैल्यू एंड बिलो फेयर वैल्यू। कोई भी चाहे सिनारियो हो, इसमें जो प्रॉब्लम्स मैंने कहे अकाउंटिंग से रिलेटेड वो हो सकते हैं। यहां पे प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। एसेट को बेचना ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंसिंग चाहिए, am I right? इसीलिए मैं एसेट को बेच के क्या कर रहा हूं, यहां पे प्रॉफिट, एसेट को बेच के लीज बैक कर रहा हूं। प्रॉफिट कमाना इंटेंशन है ही नहीं, तो फिर प्रॉफिट क्यों दिखाओगे आप उसको? आइडियली नहीं दिखाना चाहिए। वो तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हुआ तो और तो डिफिकल्ट बात हो जाएगी। मतलब कैरिंग वैल्यू है एसेट की 10 lakhs, फेयर वैल्यू है एसेट की 18 lakhs एंड सेल वैल्यू है लेट्स से 20 lakhs। तो फिर भी मैं प्रॉफिट कितना कमाता हूं, लेट्स से 10 लाख की वैल्यू वाली एसेट मैंने बेची 20 लाख को, तो 10 लाख प्रॉफिट हुआ। तो स्टैंडर्ड ने स्ट्रेट अवे कह दिया
ऊपर के जो 2 लाख रुपए फेयर वैल्यू से एडिशनल 2 लाख, उसको कहेंगे एडिशनल फाइनेंस। क्या कहेंगे? एडिशनल फाइनेंस। वो तो आप इग्नोर ही करो इसका अकाउंटिंग सेल एंड लीज बैक में। वो तो 2 लाख एडिशनल फाइनेंसिंग करके आप क्या करो? रिकॉग्नाइज करो। फिर भी 8 लाख का प्रॉफिट ज्यादा है। 8 लाख ये जो प्रॉफिट ज्यादा है, यहां पे प्रॉफिट कितना हो गया? 8 लाख। आइडियली आना ही नहीं चाहिए था ये। मुझे फाइनेंसिंग करके लेना है तो प्रॉफिट कहां से बुक हो गया? ये तो कुछ वियर्ड बात हुई। कुछ ट्रांसफर की है एसेट, बट वही एसेट आपने पा ली है। जो एसेट ट्रांसफर की और जो राइट आपने पा लिया यूज करने का, इसके बीच में जो ट्रांसफर है उतने का ही प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहिए आइडियली। मैं दोबारा से कहता हूं, सुनिए। मैंने क्या कहा? मेरे पास या आपके पास कोई एसेट है, मान लीजिए मैं बैंक हूं, आपने मुझे एसेट ट्रांसफर की, तो पूरी अगर मैंने आपको वापस दी ही नहीं तो बात ठीक है, आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। am I राइट? लेकिन जो एसेट आपने मुझे दी उसको दोबारा से मैंने आपको लीज बैक कर दिया, तो इसका मतलब आपने उस एसेट का इंटरेस्ट वापस एक्वायर कर लिया बाय वे ऑफ राइट ऑफ यूज। am I राइट? आपके बुक्स में आज कुछ एसेट आई, पहले थी वो बेची और दोबारा से कुछ एसेट आई, तो नेट उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उतना ही ट्रांसफर है। वो जितना ट्रांसफर हुआ है उतने के ऊपर का ही प्रॉफिट मैंने रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ना कि 8 लाख रुपए। क्योंकि एसेट ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन ये जो लीज बैक किया है कुछ वापस पा लिया मैंने, इसीलिए प्रॉफिट पूरा रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो ये रॉन्ग ही होगा अगर मैंने पूरा 8 लाख रुपए प्रॉफिट किया, तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल। ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा प्रॉफिट्स का, क्योंकि नेट ट्रांसफर कम है। पहले सेल किया, बाद में एक्वायर किया, वो भले ही एसेट जैसे का वैसे एक्वायर नहीं किया, उसका नेचर चेंज हो गया, स्टैंडर्ड चेंज हो गया। पहले IAS 16 था, अब IFRS 16 हो गया। पहले नॉर्मल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, अब ROU एसेट हो गया, बट अंडर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उसका प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन का कैटेगरी भी चेंज नहीं है, बस नॉमेनक्लेचर ROU एसेट इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंस्टेड ऑफ एयरक्राफ्ट आई विल शोकेस दैट एज अ ROU एसेट, एयरक्राफ्ट, अगेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो नेट जितना ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर किया कितने का? 18 लाख। और मान लो वापस 12 लाख की एसेट मैंने वापस पा ली बाय वे ऑफ ROU एसेट फॉर एग्जांपल। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 लाख। इतना ही डिफरेंस है। ये नेट ट्रांसफर है, इसे के ऊपर का प्रॉफिट आना चाहिए। ये 8 लाख प्रॉफिट 18 लाख के ऊपर का है, तो 6 लाख आना ही नहीं चाहिए। 6 लाख के ऊपर का कितना प्रोपोर्शनेट रहेगा, उतना ही प्रॉफिट आना चाहिए आइडियली। नंबर 2 प्रॉब्लम देखिए, एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 10 लाख। आपने उसको ट्रांसफर किया 20 लाख में। am I राइट? अब इस 20 लाख के चक्कर में ये जो बायर है विच इज अ बैंक, ये बैंक क्या करेगा? ये 20 लाख रुपए वसूल करेगा मेरे से बाय वे ऑफ लीज पेमेंट्स। am I राइट? ये थोड़ा बहुत इधर उधर उसका कुछ कैलकुलेशन रहेगा इफ इट इज नॉट अ फाइनेंस लीज। मतलब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो लीज बैक कर रहा है तो बायर जो मुझे देगा वो थोड़ा अमाउंट कम ले सकता है, बट ही विल ट्राई टू रिकवर एटलीस्ट दिस मच विद इंटरेस्ट। am I राइट? तो इसका 20 लाख की अमाउंट की वैल्यू अगर वो मुझसे सेल एंड लीज बैक में वसूल करता है, तो लीज पेमेंट्स जो है वो भी किसके रिलेशन में रहेंगे? 20 लाख के प्रोपोर्शन में रहेंगे, इससे रिलेटेड रहेंगे। am I राइट? इंस्टॉलमेंट हायर, इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू किया तो ROU एसेट एंड लीज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो है, लाइबिलिटी तो रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी, उसके लिए ऑप्शन नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी तो देनी पड़ेगी भाई। आपने 20 लाख की एसेट बेची, 20 लाख पैसे लिए, तो 20 लाख लौटाने भी पड़ेंगे। तो लाइबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो एसेट आपके बुक्स में 10 लाख में थी, ये 18 लाख या 20 लाख के प्रोपोर्शन में यहां पे उसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज ओवर स्टेटमेंट ऑफ योर एसेट। ये प्रॉब्लम्स जो है, ये प्रॉब्लम्स हटाने के लिए, जो भी ये प्रॉब्लम्स है उसको हटाने के लिए यहां पे स्टैंडर्ड ने कहा है कि आप इसका अकाउंटिंग जो करोगे दैट विल बी अ डिफरेंट अकाउंटिंग।
वो अकाउंटिंग हमें देखना है। क्यों करना है ये अकाउंटिंग, ये हमने देखा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डी रिकॉग्नाइज अंडरलाइंग एसेट, सेलर लेसी मतलब एयरलाइन कंपनी डी रिकॉग्नाइज करेगी अंडरलाइंग एसेट। इट विल रिकॉग्नाइज आरओयू एसेट, इट विल रिकॉग्नाइज लीज लाइबिलिटी एंड गेन और लॉस ऑन राइट विच इज ट्रांसफर्ड, नेट ट्रांसफर, ठीक है, नेट ट्रांसफर। क्योंकि ये एसेट उसने डी रिकॉग्नाइज की है बट आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज भी तो की है, इसके बीच में जो ये है ये नेट ट्रांसफर है, इसके बीच का डिफरेंस जो है दैट इज नेट ट्रांसफर। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? बायर लेसर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज परचेस ऑफ द लेसर एंड अप्लाई लेसर अकाउंटिंग, इधर फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। उसके बुक्स में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये बिलो द मार्केट टर्म्स हो सकता है, अबव मार्केट टर्म्स हो सकता है, एट मार्केट टर्म्स भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल हमने लिया था, सेम एग्जाम्पल है, मैंने कुछ अलग नहीं लिया। एसेट की कैरिंग वैल्यू 10 लाख है जो 20 लाख रुपए को ट्रांसफर की, जिसकी फेयर वैल्यू है 18 lakhs। ये बिल्डिंग है इंस्टेड ऑफ एयरक्राफ्ट। इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 10 लाख, सेल वैल्यू 20 लाख, फेयर वैल्यू 18 lakhs, लीज इंस्टॉलमेंट 1,20,000, लीज टर्म 18 years and rate of interest is 4.5%. नेट नेट ये मेरे फैक्ट्स है ऊपर के एग्जाम्पल के, सिंपल। ये सेम एग्जाम्पल हमने लिया था बैच में। पहले तो हम करेंगे इसको 2 लाख का एडिशनल फाइनेंस, दिस इज एडिशनल फाइनेंस। मेरी फेयर वैल्यू कितनी है, 18 लाख, मैंने बेचा 20 लाख, ये 2 लाख जो है दिस इज नथिंग बट एडिशनल फाइनेंस। अब पहली बात, ये पूरा अकाउंटिंग में अभी जो कर रहा हूं इट इज इन द बुक्स ऑफ सेलर लेसी। बुक्स ऑफ सेलर लेसी, इसकी बुक्स में मैं कर रहा हूं ये अकाउंटिंग, ठीक है। सेलर लेसी, अरे एक सेकेंड, मैं जाता हूं एक्सेल शीट में। सर हम्म सर आपने जो बताया ना कॉन्सेप्ट गेन ट्रांसफर्ड और गेन रिटेन, वो मेरा कनेक्शन गया था। अब उसको रिपीट करेंगे 1 मिनट के लिए। आएगा ऐसा, वापस आएगा। ठीक। अब देखिए क्या होता है, आपने एसेट जो है उसको ट्रांसफर किया, एसेट को ट्रांसफर किया और लीज बैक के लिए अकाउंटिंग क्या करेंगे आप, अकाउंटिंग फर्स्ट ऑफ जो हम करेंगे, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सेलर लेसी। सेलर लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे। सेलर लेसी के बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट, एसेट बेचा है, क्या होगा, कैश और बैंक। कैश चाहिए इसीलिए, रिसीवेबल नहीं रहेगा, कैश चाहिए, फंड्स चाहिए इसलिए ट्रांजैक्शन किया है। कैश और बैंक अकाउंट कितने में, 20 लाख रुपए आए, मेरे पास से एसेट निकल गई तो यहां पे क्रेडिट, मैं एसेट या बिल्डिंग है, यहां पे बिल्डिंग है ना, हाँ यहां पे बिल्डिंग है। हमने डिस्कस करते वक्त लिया था एयरक्राफ्ट,
बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, इसका कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू आएगा हमारे एवरीबॉडी, कैरिंग वैल्यू डी रिकॉग्नाइज करूंगा। अब इसके बीच का प्रॉफिट हो सकता है, बट ये हमें रिकॉर्ड वो प्रॉफिट नहीं करना है, वो अलग से करना है। और एक डेबिट आएगा, यही एसेट मैंने सेल एंड लीज बैक की है, तो आरओयू एसेट में यहां पे मैं डेबिट करता हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे लिए डिस्कशन में, आरओयू एसेट का मेजरमेंट कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं आरओयू एसेट किस प्रोपोर्शन में रिकॉर्ड करेंगे, इन प्रोपोर्शन टू कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट। ये मुझे संभालना ही पड़ेगा इसको यहां पे, क्योंकि इन प्रोपोर्शन टू कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट नहीं किया तो इट वुड बी ओवर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट मेरी बैलेंस शीट में, इट विल नॉट बी ट्रू एंड फेयर सिचुएशन। सो यहां पे मैं वर्किंग नोट बनाता हूं, वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 जो करेंगे हम वो लीज लाइबिलिटी के लिए करेंगे, तो इसका करस्पॉन्डिंग लीज लाइबिलिटी एक सेकेंड, लीज लाइबिलिटी अकाउंट, ये हम करेंगे एक्चुअल लाइबिलिटी, पेमेंट तो पूरा करना पड़ेगा, जो लीज पेमेंट्स है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 18 महीने के लिए, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी चेक करना पड़ेगा हमें। सो यहां पे लीज लाइबिलिटी एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, वर्किंग नोट नंबर 1। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी गेन और लॉस। गेन तो होगा डेफिनेटली, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट और गेन ऑन सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन, गेन ऑन सेल एंड सेल एंड लीज बैक। इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, हम यहां पे लिखेंगे ओनली ऑन नेट ट्रांसफर, वर्किंग नोट नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले आते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है, लीज लाइबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ, ये बिल्कुल सिंपल है। कितने साल का लीज है, ईयरली लीज पेमेंट, ईयरली लीज पेमेंट्स है 1,20,000। अब यहां पे हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर अब दिया जाएगा आपको एग्जामिनेशन में, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 4.5% फॉर 18 years, 12.16। ये कैलकुलेट करके रखा है मैंने, एग्जामिनेशन में आपको दिया जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स अनपेड, that is liability। लीज लाइबिलिटी, ये मल्टीप्लाइड बाय दिस 1459,200। लीज लाइबिलिटी तो इतनी ही आएगी, इसमें कोई
गुंजाइश नहीं, क्योंकि इतना पेएबल है ही, जितना पेएबल है 1,20,000 हर साल 18 सालों के लिए, तो ये पूरा लाइबिलिटी आएगा मेरा। तो मेरे अकाउंटिंग एंट्री में लीज लाइबिलिटी आएगी यहां से वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस। वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of ROU asset. This ROU asset is nothing but the retained interest in the entire building. पहले तो बिल्डिंग एंटायरली ट्रांसफर की और वो राइट रीएक्वायर किया। दिस इज रिटेन्ड इंटरेस्ट इन द बिल्डिंग, एम आई राइट? ये रिटेन्ड इंटरेस्ट में एक बात तय है कि 2 लाख का एडिशनल फाइनेंस है। भले ही लाइबिलिटी 1459 है, बट 2 लाख रुपए जो है ये एडिशनल फाइनेंस से रिलेटेड है। अब ये 1459 में से 2 लाख से रिलेटेड कितनी फेयर वैल्यू है, ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये करनी नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी। स्ट्रेट अवे 2 लाख मानेंगे यहां से। तो आरओयू एसेट अगर देखा जाए तो 1259/100 चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, ROU asset is equivalent to lease liability if there are no initial direct cost, no prepayments. Am I right? वो नहीं है तो लीज लाइबिलिटी इज इक्वल टू ROU asset. आइडियली ROU asset कितनी चाहिए यहां पे 1459/200। अगर मैं यहां पे 1459/200 लिख दूं तो यहां पे प्रॉफिट कितना आएगा, 10 लाख आएगा। नाउ इट हैज ओवरस्टेटेड माय एसेट्स and it has also overstated my profits in that case. इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है कि आप जो रिकॉग्नाइज करोगे ROU asset, it has to be in the proportion to the carrying value of asset. It has to be in the proportion of carrying value of asset. तो कुछ लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूं क्या लिखना है यहां पे, ठीक है? तो आपको बाद में रेफर करने के लिए सिंपल हो जाएगा ये। ROU asset is the proportion of retained interest in the building under lease in proportion to the fair value of building transferred by seller lessee. ROU asset will be measured at present value of lease payments plus अपना इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैं प्रीपेड लीज पेमेंट्स ये मैं नहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं एटसेट्रा, which represents the right of use to seller lessee. Thus, in most of the cases, ROU asset may equals to lease liability.
However, however, IFRS 16 says that in case of sale and leaseback, asset transferred and acquired by way of leaseback to be measured in same proportion that applies between reacquired rights and fair value of asset. रीएक्वायर्ड राइट मतलब जो आपने 12,59,000 जो किया था आपने, वो रीएक्वायर्ड राइट की वैल्यू एंड फेयर वैल्यू. सो वो कैसे करते हैं कैलकुलेशन, वो देखते हैं. कैलकुलेशन हम करेंगे proportion that reacquired rights and fair value of asset have between them in percentage. ठीक है. Value of reacquired rights excluding excess finance divided by fair value of asset multiplied by 100. ये कितना आता है यहां पे, इक्वल टू 12,59,200. ये कैसे आया? लीज लाइबिलिटी की वैल्यू हमारी 14,59,200, उसमें से 2 लाख एक्सक्लूड किया, लिखा है वैल्यू ऑफ राइट्स रीएक्वायर्ड. जनरली लीज लाइबिलिटी विल बी इक्विवेलेंट टू आरओयू एसेट व्हेन देयर आर नो इनिशियल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंटल्स. तो 1459 ही आनी चाहिए थी आरओयू एसेट, लेकिन ये 1459,200 में 2 लाख का एडिशनल फाइनेंस है. बिकॉज क्यों एडिशनल फाइनेंस? 18 लाख की फेयर वैल्यू वाली एसेट मैंने 20 लाख में बेची, तो ये 2 लाख एडिशनल फाइनेंस है जो मैं वापस जो दूंगा ये 1459 की लीज लाइबिलिटी में से, वो 2 लाख मेरे एडिशनल फाइनेंस के टूवर्ड्स लौटाऊंगा. इसीलिए आरओयू एसेट की कीमत एज सच कितनी है, या लीज लाइबिलिटी की कीमत कितनी है? 12,59,200. टोटल लाइबिलिटी विल बी 1459, बट उसका 2 लाख जो है इट इज टुवर्ड्स एडिशनल फाइनेंस. और इसीलिए आरओयू एसेट इक्विवेलेंट टू, अगर मैं ये लीज लाइबिलिटी कहता हूं एक्सक्लूडिंग एडिशनल फाइनेंस, तो वो 12,59,200. बात समझ में आ रही है सबको यहां पे मेरी? 12,59,200 डिवाइडेड बाय 18 lakhs.
divided by 18 lakhs and this is multiplied by 100। तो इसका रिजल्ट आता है, हम यहां पे करेंगे इक्वल टू 1259,200 डिवाइडेड बाय 1695, वो बड़ा अमाउंट आता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, नहीं तो हम काम करते हैं, इसको परसेंट में लिखेंगे हम। 70%। 69.956%। ये परसेंट हम कहां पे अप्लाई करेंगे? दिस परसेंट विल बी अप्लाइड ऑन कैरिंग वैल्यू। मतलब क्या है इसका? देखिए, मैंने 18 लाख वाली फेयर वैल्यू वाली एसेट, जिसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 10 लाख। 10 लाख क्या था? कैरिंग वैल्यू। उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 18 लाख। am I राइट? जो वैल्यू मैंने 18 लाख में ट्रांसफर की, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है? 10 लाख। तो वो ही 18 लाख वाली एसेट मैंने रीएक्वायर कर ली, वो इंटरेस्ट, तो उसकी वैल्यू कितनी आई? 12,59,000। 18 लाख वैल्यू वाली एसेट मैंने जब रीएक्वायर की बाय वे ऑफ लीज बैक, तो उसकी वैल्यू कितनी आई? 12,59,200। हमारा राइट? वो आइडियली आया था कितना? 14,59,000। बट 2 लाख क्या है? एडिशनल फाइनेंस के लिए पेमेंट कर रहा हूं, तो रीएक्वायर्ड राइट, बिल्डिंग का जो रीएक्वायर्ड राइट है वो कितना है? 12,59,000। जो 10 लाख की अमाउंट, 10 लाख वाली एसेट मैंने 18 लाख में ट्रांसफर की, तो वही 18 लाख वाली एसेट मेरे पास अब जो बुक में आ रही है, वो फेयर वैल्यू से रिलेटेड प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी है? 12 लाख। अब ये 12 लाख रिकॉर्ड नहीं कर सकता, 10 लाख का प्रोपोर्शन रिकॉर्ड करना है। हैड आई नॉट ट्रांसफर्ड दिस एसेट, सुनिए बात मेरी सब लोग ध्यान से, अगर मैं एसेट को, मैंने उसको ट्रांसफर नहीं किया होता, एसेट को ट्रांसफर नहीं किया होता, तो एसेट 10 लाख में ही दिखती। am I राइट? यस। तो मैंने उसको बेच के अगर कुछ हिस्सा मैंने पा लिया है, तो 10 लाख से कम ही आना चाहिए ना। जो फेयर वैल्यू 18 लाख की है एसेट की, जिसको वापस मैंने रीएक्वायर किया, ट्रांसफर किया 18 लाख में, वापस एक्वायर किया, तो उसकी वैल्यू 12 लाख आ गई। तो ये 10 लाख रुपए जो अभी कैरिंग वैल्यू के प्रोपोर्शन में ही करना है, तो ऐसे मान लीजिए कि आप 10 लाख ट्रांसफर की, 10 लाख की एसेट, और उसका रीएक्विजिशन किया आपने उसी एसेट का, तो 10 लाख से कम ही रिकॉर्ड करना चाहिए आपने। 18 लाख ट्रांसफर किया, एक्वायर 12 लाख किया, तो ये 10 लाख ट्रांसफर करने के बाद आपको कितना मिलेगा? ये पॉइंट है। ये इसका अकाउंटिंग इस तरीके से भी किया जा सकता है। ट्राइपार्टिट एक इक्वेशन रहता है ना, तो जनरली हम करते हैं कि 18 लाख रुपए जब मैंने उसकी वैल्यू थी, जब रीएक्वायर किया 12 लाख, तो ये अमाउंट इस तरीके से करते हैं। देखिए, जनरली ऐसे करते हैं, 18 लाख का प्रोपोर्शन ये 12,59,200 में जितना है, तो यहां पे इसका 10 लाख का प्रोपोर्शन ये कितना रहेगा, ये सवाल है। ये वही प्रोपोर्शन निकलेगा, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1259 मल्टीप्लाइड बाय 18 लैक्स। तो ये अगर मैं 10 लाख को इससे मल्टीप्लाई करूं तो यही है। अब ये देखिए प्रोपोर्शन कैसे आएगा यहां पे। फॉर एग्जांपल, 8 यहां पे 10 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1259,200 डिवाइड बाय, इसका अमाउंट यही आएगा। $69,956। ये एक कुछ जीरो रह गया कहीं पे,
6,99,000। अब इसमें ये प्रोपोर्शन सेम ही है, इसको अगर मैं 10 लाख पे अप्लाई करूं तो वही रहेगा कैरिंग अमाउंट में, ये वही आ गया 699,556। बात समझ में आ रही है मुझे क्या कहना है? मैं एसेट जो ट्रांसफर की है वो 10 लाख की एसेट 18 लाख में ट्रांसफर की, जो रीएक्वायर जो कर रहा हूं तो रीएक्वायर्ड राइट भी कैरिंग वैल्यू के प्रोपोर्शन में आना चाहिए। रीएक्वायर्ड राइट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रोपोर्शन टू इट्स कैरिंग वैल्यू, अर्लियर कैरिंग वैल्यू। तो वो 699,556 यहां पे वो आता है 699,556। अब यहां पे ये बैलेंसिंग फिगर भी हो सकती है प्लस माइनस 240,356, ये भी हो सकती है। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल एंड लीज बैक। टोटल प्रॉफिट अर्न, कितना प्रॉफिट हुआ है टोटल बताइए मुझे। वैसे देखा जाए तो 8 लाख 8 लाख कैसे? फेयर वैल्यू जो है फेयर माइनस कैरिंग, फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू 8 लाख। ये 8 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ, टोटल प्रॉफिट अर्न। लेकिन ये टोटल प्रॉफिट है, मतलब मैंने जितना ट्रांसफर किया उतने पूरे के ऊपर मैंने रीएक्वायर भी तो किया है कुछ, राइट? तो नेट ट्रांसफर कितना है? पहले मुझे नेट ट्रांसफर निकालना पड़ेगा। फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, नेट ट्रांसफर कितना है? नेट ट्रांसफर ऑफ राइट, फेयर वैल्यू 18 lakhs less rights reacquired 1259,200 this minus this is net transfer. आप इसमें भी डायरेक्टली 69% लगा दो ना, ये तो भी चल सकता है। तो आप अभी क्या करोगे? टोटल गेन 8 लाख का अगर इस पे हुआ है तो इसके ऊपर 540 के ऊपर कितना? वापस सेम कैलकुलेशन हम करेंगे। लेट्स से 8 लाख प्रॉफिट हुआ है, सॉरी टोटल ट्रांसफर कितना था मेरा? 18 लाख। 18 लाख के ऊपर प्रॉफिट हुआ 8 लाख। तो यहां पे 540 800 के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, ये सवाल है। ये वो प्रॉफिट है यहां पे 18 लाख, सॉरी नॉट 18 lakhs, 540 800 मल्टीप्लाइड बाय 8 lakhs डिवाइडेड बाय 18 lakhs 24345। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 24356। यही अमाउंट है हमने जो बैलेंसिंग अमाउंट में निकाली है 24356। ये अमाउंट हमने यहां पे बैलेंसिंग फिगर करके की थी, बट यहां पे हमने क्या किया? प्रॉफिट यहां पे कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 18 लाख है, रीएक्वायर्ड इतना है, तो नेट ट्रांसफर ये हुआ है मेरा। दिस इज नेट ट्रांसफर। 8 लाख का प्रॉफिट 18 लाख की ट्रांसफर के ऊपर है, बट मैंने रीएक्वायर भी किया है कुछ, राइट?
तो नेट ट्रांसफर 540 ही है, तो 18 लाख पे अगर 8 लाख प्रॉफिट होता है तो 540 पे कितना प्रॉफिट होगा? 18 ट्रांसफर पकड़ा तो 8 लाख प्रॉफिट, लेकिन 540 ही नेट ट्रांसफर है, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? तो 2,40,000 ही ट्रांसफर, ये क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये यहां पे लिख दिया, दिस इज अकाउंटिंग इज टैली, ये मेरा अकाउंटिंग एंट्री हो गया। यहां पे आपका जो कैलकुलेशन है, 2 कैलकुलेशंस जो रेड में की है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी की चीज तो ठीक ही है। वर्किंग नोट 3 एंड वर्किंग नोट 2, these आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स इन सेल एंड लीज बैक। तो आप जो भी करोगे, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी करोगे आप, तो भी ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मैंने जो लिखा है यहाँ पे, ये स्लाइड्स का वर्किंग, या ये आपने अगर लिख लिया है तो आपको सेपरेटली करने की कुछ जरूरत नहीं है। इनफैक्ट फुल फ्लेजेड में भी यही एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल अलग नहीं है, मेथोडोलॉजी जो है वो आप फॉलो कीजिए। हमने उस वक्त भी डिस्कस की थी, यहां पे भी डिस्कस करिए हमने डिटेल में। सर नेट ट्रांसफर्ड मींस जो एक्वायर्ड है लेस रिटेन्ड है ना, टोटल लेस एक्वायर्ड नहीं, ट्रांसफर्ड है। एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 18 लाख की, ये ट्रांसफर कर दिया मैंने, बट इतने से खत्म हुआ क्या? मैंने कुछ वापस भी तो लिया है, रीएक्वायर भी तो किया है। क्या रीएक्वायर किया है? ये राइट रीएक्वायर किया है, इसीलिए नेट ट्रांसफर, इतना ट्रांसफर किया बट पाया भी तो ये है वापस, तो नेट ट्रांसफर इतना है। तो अगर मेरा 18 लाख की ट्रांसफर पे अगर 8 लाख का प्रॉफिट होता है, तो 5,40,000 में कितना प्रॉफिट होगा? तो ये 2,40,000 का। तो ये 8 लाख कहाँ से आए? टोटल प्रॉफिट ऑन 8 लाख कैसे आ गया बताइए मुझे आप। फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू 18 लाख। 18 lakhs. ओके, और ये 10 लाख इज कैरिंग वैल्यू। 10 माइनस 18 माइनस, तो इसका कैरिंग वैल्यू है ये 10 लाख, कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बुक्स में इतना ही है, ठीक है। सर इसके 2-3 मेथड है एक्चुअली इसमें बुक में दिए हैं, तो वो भी है, अल्टरनेटिव वेज भी है। अल्टरनेटिव वेज भी है, ये स्टैंडर्ड में भी कुछ करके दिखाया है, बट कैलकुलेशन समझने के लिए सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि ये सिंपल है समझने के लिए। अकाउंटिंग में बस इतनी बात ध्यान में रखनी है, आपको कोई भी एसेट या लाइबिलिटी ओवरस्टेट करके नहीं दिखा सकते आप, तो अदरवाइज वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं रहेगा। इसलिए आपको उसका एक, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ नॉट ओवरस्टेटिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये इसके ऊपर सवाल आते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, यहां पे ये अकाउंटिंग एंट्री भी लिखा है, यहां पे इसका कैलकुलेशन विथ उसका जस्टिफिकेशन यहां पे लिखा है, ये पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। नहीं तो आप ये क्या है, हर एक वीडियो जो है पॉज करके बस देख सकते हैं बाद में। हमने लिखा है एक्सेल शीट में पूरा का पूरा, पर आपको लिखना है तो ये पॉज कीजिए। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है, ये तो हमने किया था, वो तो बिल्कुल सिंपल है। वर्किंग नोट नंबर 2 में जो लिखा है वो हमने एक्सेल में लिखा था। यहाँ पे और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं वो लिखी है, वो यहाँ से आप लिख सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 2 की कैलकुलेशन भी हमने किया है, यही प्रोपोर्शन हमने अप्लाई किया 10 लाख के ऊपर, हमारा ROU एसेट आ गया 699,556। उसके बाद गेन ऑन सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन, इसका भी कैलकुलेशन हमने लिखा था, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया है, जो आपको एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखना है वो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा यहाँ से। एंड यहाँ पे उसका कैलकुलेशन है, ठीक है। बायर लेसर के बुक्स में बिल्कुल सिंपल है, बायर लेसर विल क्लासिफाई द बिल्डिंग एज ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि 18 साल के लिए है, बिल्डिंग का लाइफ ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो उसके जो लीज पेमेंट्स है
that he will recognize as lease rental income on a straight line basis, लेकिन उसमें से एक हिस्सा वो कैलकुलेट करेगा as repayment towards this USD 200,000 on a ongoing basis, उसका repayment कैलकुलेट करेगा, बाकी वो straight line basis पे क्या करेगा, accounting for करेगा इस lease rentals. Any questions on this? सर एक क्वेश्चन था, डाउट था अपना क्वेश्चन बैंक में एक अच्छा एक सेकेंड आपका ही सवाल था संजय, मुझे बताइए, आपने कुछ एक चीज बोली थी, लीज लाइबिलिटी विल बी हायर, तो इस केस में वो होती है, उसका रीजन पता है आपको कि लाइबिलिटी तो है बट इसमें वो पेमेंट है, दैट्स नॉट एंटायरली टुवर्ड्स द लीज ऑफ दैट एसेट, ये कैरिंग वैल्यू के प्रोपोर्शन में आती है, इसलिए ये कम है ये ज्यादा है, ओनली इन दिस केस। आंसर मिल गया आपका? तो वो जो आप क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हो वो दोबारा से मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ अब बताइए आगे। नहीं एक सेकंड संजय, हाँ बोलिए। वैल्यू मोर देन पेज नंबर सर 268 है, उसका क्या है? 12 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें एक 7 लाख ऐड किया है आरओयू में, वो उसका लॉजिक और कैलकुलेशन नहीं समझा है। देखना पड़ेगा क्या है। मैं वही पूछ रहा हूँ, फेयर वैल्यू इज मोर देन द सेल प्रोसीड्स, दैट इन दैट केस। वो जो क्वेश्चन आप बुक का कह रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं आप, उसमें हाँ सर वही। देख के मैं बताऊंगा। ये एग्जामिनेशन रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज है ना आपको, तो मैंने आपको लास्ट टाइम रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा अगर बिफोर हैंड मुझे पता चलेगा ना, तो एटलीस्ट मैं देख के आपको कुछ आंसर दे सकता हूँ, नहीं तो फिर वो डिफिकल्ट जाता है, मैंने वो याद नहीं होते सब क्वेश्चंस, तो ये आपका सवाल है और हर बार कुछ अलग सवाल आता है तो वो डिफिकल्ट आता है मेरे लिए। तो आप मुझे बस बता दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगा आपको, या आपका आंसर दे दूंगा, सो दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू रिमेंबर दैट। ठीक है सर। प्रकाश पेज नंबर क्या है उसका? 268। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल, आई मीन conceptual question rather than examination question? ठीक है, एक तो सवाल मैंने आपका आंसर दे दिया, ये 7 lakhs वाला मैं देख के आपको रिवर्ट कर दूं, ठीक है? फिलहाल के लिए दोबारा से ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का। 10 मिनट के बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। नया चैप्टर कौन सा रहेगा? एक सेकेंड, हमने अभी कंप्लीट किया है यहां पे हमारा डिस्कशन खत्म हो गया विथ रिस्पेक्ट टू डे 2 का जो चैप्टर बचा था हमारा, तो ये हो गया IFRS 15 हो गया दोनों हमारा, उसके बाद IFRS 16 ये भी हो गया, बचा है IAS 12, IFRS 13 हो गया हमारा, तो ये बचा है, ये बचा है। छोटे छोटे टॉपिक्स कर लेते हैं, 41 भी कर सकते हैं, 41 भी कर सकते हैं, आधे आधे घंटे के टॉपिक से ये 33 बाद में करेंगे। तो 12 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 21, 41, 20 एंड 8, 1 2 3 4 टॉपिक्स है, देखते किस तरीके से होगा हमारा डिस्कशन। तो सबसे कम टाइम लगेगा ग्रांट्स, IFRS 8 एंड 21, बहुत ही कम समय में ये बात हो सकती है। तो पहले 3 टॉपिक्स उठाएंगे, फिर बाद में 41 के बारे में देखते हैं। तो ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, एंड विल स्टार्ट विद दी 21 फर्स्ट। ऑलराइट, लेट्स टेक अ ब्रेक।